हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अमन आदर्श, सरदार पटेल विद्यालय। आज हम लोग क्लास 10th का ये केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम मेटल एंड नॉन मेटल, ये केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है क्लास 10th का एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम, जिसको आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। पूरा चैप्टर आपको सारी की सारी वीडियोज़ आपको अपलोड हो जाएंगे। पूरे जितने लेक्चर 8 से 10 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म करना है, तो सारा लेक्चर आपको इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। जितने ऑफलाइन बच्चे हैं वे सभी लोग क्लास में तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ उसको जितने भी लेक्चर आपको मिलेंगे सबको आप लोग घर पे जाके देख लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। या जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग एक बार जाके वीडियोस आप देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग वहां पे ऑफलाइन हमें पूछ सकते हैं। बाकी जो लोग ऑनलाइन जो लोग मोड में देख रहे हैं वो लोग मुझे कमेंट कर लेंगे कि सर ये दिक्कत है, तो वो सारी चीजें आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। खैर, शुरू किया जा रहा है तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल कहां से आया, इसमें एक बात लिखी है कि इन क्लास 9th, यहाँ पे एक बात लिखी है, यहां एक बात लिखा है, कह रहा है कि इन क्लास 9th यू हैव लर्न अबाउट द वेरियस एलिमेंट्स। यानी कि ये जो चैप्टर है तीसरा, मेटल और नॉन मेटल, ये वेरियस एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना। और ये एलिमेंट्स क्या है, ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। वहां पे जब आपका पूरा मैटर का क्लासिफिकेशन जब किया गया था तो वहां पे सारी चीजें आपको बताई गई होंगी कि एलिमेंट्स क्या है, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। तो थोड़ी सी चर्चा हम पिछले क्लास पे कर लेते हैं ताकि हम लोग को पूरा समझ में आ जाए। इसके बाद जब हम लोग आएंगे तो पूरा हम लोग को सिर्फ समझना होगा एनसीईआरटी की भाषा। थोड़ी बात हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोगों ने क्लास 9th में मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था। मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर क्या होते हैं। ये चीज हम लोग क्लास 9th में पढ़ के आए। जब इसका हम लोग क्लासिफिकेशन जब करते थे तो मैटर को दो भागों में बांटा जाता था। ठीक, मैटर को दो भागों में बांटा जाता था। पहला आपका होता था प्योर मैटर, पहला होता था प्योर मैटर, दूसरा होता था इम्प्योर मैटर। एक होता था प्योर मैटर और दूसरा होता था इम्प्योर मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल टू टाइप्स, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। अब इस इम्प्योर मैटर को हम बोल सकते हैं मिक्सचर भी बोला जाता है, मिक्सचर। ठीक, अब प्योर मैटर को जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे फिर इसके दो भाग, पहला होगा एलिमेंट, दूसरा होगा कंपाउंड। ये सारी चीजें हम पिछले कक्षा की बात कर रहे हैं, क्लास 9th में ये सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं। ठीक, चलिए हमको जो पढ़ना है हम उस पर बात करेंगे। एलिमेंट्स का फिर से क्लासिफिकेशन होता था तो हमको मिलते थे मेटल। अब देखिए यही हमारा चैप्टर बनाया है। जब भी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तो पहला आएगा मेटल, दूसरा आएगा नॉन मेटल। क्या आएगा, नॉन मेटल। ठीक, एक क्लासिफिकेशन इसका और है, एक क्लासिफिकेशन इसका और है मेटेलॉइड्स। ठीक, तो मेटेलॉइड्स पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मेन हमको जो चैप्टर बनाया है वो क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। यही आपका क्लास 10th का चैप्टर बनाया है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, इसके साथ एक और पढ़ने वाला नॉन मेटेलॉइड्स क्या है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो खैर ये चीज आप क्लास 9th में पढ़ के आए, यहीं से चैप्टर आपका शुरुआत हो रहा है। ये दिख गया कि मेटल और नॉन मेटल कहां से आ रहा है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे बता दिया गया। अब इसके बाद सीधे हम आप आते हैं बुक पे। यही बात यहाँ पे समझा रहा था। क्या समझा रहा था, कह रहा था, हाँ, कह रहा था कि आप पिछली कक्षा में क्लास 9th में आपने पढ़ा था बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में, जो कि आपको क्या कह रहा है कि यू हैव सीन, आपने देखा था दैट्स एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड, जिसका क्लासिफिकेशन किया गया था एज मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के रूप में। यहां पे एनसीईआरटी में दिख भी रही है।
चलिए किसके बेस पे कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनके प्रॉपर्टीज के आधार पे, ठीक है, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया था, वेरियस एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया था, जिसमें कुछ मेटल, कुछ नॉन मेटल, कुछ मेटलॉइड्स आपको मिल रहे थे। और यही चीज हमको क्या करना है, पढ़ना भी है। चलिए इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ टॉपिक वाइज बिंदु करके बात दिया है, इसको सीख लेते हैं कि क्या कह रहा है। पहली बात, इसमें पहली बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप सोचिए कुछ यूजेस के बारे में मेटल के और नॉन मेटल के इन योर डेली लाइफ। आप सोचिए कि आप डेली लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कुछ यूज करते हैं क्या जो मेटल से बना है या फिर कोई नॉन मेटल से बना है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल से ऐसी कोई बनी चीज है जिसका आप रोजमर्रा की जिंदगी में उसका प्रयोग करते हैं। इसी बात को कह रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेटल से बनी है, बहुत सारी चीजें हैं जो नॉन मेटल से बनी है, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में हम उसका उपयोग भी कर रहे हैं, तो ठीक बात है ये भी। दूसरी बात कह रहा है, दूसरी बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट प्रॉपर्टीज, कौन सी इसकी प्रॉपर्टी है, डिड यू थिंक, जो आप सोचते हैं, व्हाइल कैटेगरीज एलिमेंट, कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स एज मेटल और नॉन मेटल, वही मेटल और नॉन मेटल पे विशेष आपको फोकस करने हैं। ये सब रोजमर्रा की जिंदगी की बातें बताई जा रही है। कह रहा है कि ये प्रॉपर्टीज कैसे रिलेट करती हैं, ठीक है, दीज एलिमेंट्स, इस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कैसे रिलेट हो रही हैं। अब इस प्रॉपर्टीज को क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज दिए हैं, जैसे कि अगर कोई मेटल है, कोई मेटल है तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमको आगे पढ़ना है। जैसे उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जितने मेटल है सबके फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको पढ़ने हैं, सबके केमिकल प्रॉपर्टीज हमको पढ़ने हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है किसी भी मेटल का, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए कि ये सोडियम है Na, ये एक प्रकार का एलिमेंट है। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है कि देखने में कैसा लगता है, छूने में कैसा है, ठीक है, इसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, जो भी आप बाहर से आप देख रहे हैं उसको कैसे फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारी चीजें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज, जब किसी भी रिएक्शन में वो भाग ले रहा है, कैसे कैसे रिएक्शन क्या क्या बन रहा है, तो वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज वो देखने में कैसा है, छूने में कैसा है, रंग में कैसा है, यानी कि बाहरी बनावट, ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कह दिया जाए कि आप मेरे बारे में कुछ 5 बातें बताइए, मेरे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में 5 बातें बताइए, तो आप बता सकते हैं कि आप लंबे हैं, मैं लंबा हूं, आपने इस कलर का शर्ट पहन रखा है। तो ये सारी चीजें अगर मेरे बारे में आप जो बता रहे हैं तो ये मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा। तो किसी भी मेटल का अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज बताना है तो सोडियम कैसा होता है, देखने में कैसा है, छूने में कैसा है, देखने में कैसा, तो ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो जितने एलिमेंट्स हैं सबके फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना है। और यहाँ पे देखिए एक हेडिंग भी आपको मिल रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सा प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए इसको पढ़ते हैं आगे। हमको देखना है फिजिकल, कौन सा प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है इसको पढ़ना है। कोई भी मेटल है, और किसके पढ़ने हैं, यहाँ पे देखिए मेटल के, कि मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा होता है देखना है। इसमें बहुत सारे आपको एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे जिसको आप करने के बाद बहुत आसानी से सीख जाएंगे। चलिए, तो कह रहा है कि कुछ ग्रुपिंग सब्सटेंस लेना है, कंपेयरिंग करना है देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज के। कुछ बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस आपको लेना है और उनके फिजिकल। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो कह रहा है कि कुछ ग्रुपिंग सब्सटेंस लेने हैं, उनका क्या करना है, कंपेयरिंग करना है उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज का। अब आपको अलग अलग 2, 4, 5 आपको एलिमेंट्स लेने हैं और सबके फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि अब ये कोई सोडियम हो गया, कोई पोटेशियम हो गया, कोई रुबिडियम हो गया, कोई लिथियम हो गया, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स मैंने लिया। किताब में क्या है मुझे नहीं पता, देखा जाएगा। जैसे कोई भी एलिमेंट्स ले लिए और सबको देखने में बताना है कि कौन कैसा है, ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। चलिए चलिए कौन कौन से इस एक्टिविटी में आपको देखना है, ठीक। 3.1 से लेकर 3.6 जितने 5 एक्टिविटी हैं, सब में आपको इस एक्टिविटी को दोहराना है। चलिए, कह रहा है कि कलेक्ट करिए द सम सैंपल्स। कुछ सैंपल को मैंने इकट्ठा कर लिया। ऑफ फॉलोइंग मेटल्स, जो भी नीचे मेटल्स दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे मेटल्स, कौन कौन से मेटल्स दिए गए हैं यहाँ पे लिखा है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन लिया, आयरन का एक सैंपल ले लिया, कॉपर ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया,
मैग्नीशियम ले लिया, सोडियम ले लिया, लेड ले लिया, जिंक ले लिया और अदर्स मेटल दैट इज इजिली अवेलेबल, जो आसानी से आपको मिल जाए। ऐसे मेटल्स जो आपको आसानी से मिल जाए वैसे मेटल्स को हमने ले लिया, इकट्ठा कर लिया सबको। अब इसके बाद क्या करना है, और कौन कौन से मेटल को मैंने लिया, आयरन लिया, कापर लिया, एल्युमिनियम लिया, मैग्नीशियम लिया, सोडियम लिया, लेड लिया, जिंक लिया और भी अदर मेटल्स, ठीक, हमने ले लिया। चलिए अब लेने के बाद एक्टिविटी पहले में हमको क्या करना है ये देखिए। चलिए पहली बात देखिए, हमने वो सैंपल तो ले लिया है, अब एक्टिविटी हमको क्या करना है। चलिए कह रहा है कि टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, आयरन के कुछ सैंपल ले लीजिए। आयरन का मैंने सैंपल ले लिया, कापर के भी सैंपल ले लीजिए, एल्युमिनियम के सैंपल लीजिए और मैग्नीशियम के सैंपल लीजिए। हमने 4, तो सबसे पहले मैंने लिया आयरन। क्या लिया, आयरन ले लिया। आयरन हम जानते हैं क्या है, हिंदी में बोलते हैं लोहा। क्या बोलते हैं, लोहा। हमने आयरन ले लिया। चलिए अरे चारों को लेना है, पहले हमने एक आयरन को ले लिया, आगे इसके साथ करना क्या है, कह रहा है कि द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल, और प्रत्येक सैंपल का कैसे दिख रहा है, अपीयरेंस कैसा है उसका, पहले इस बात को आप देख लीजिए। चलिए दूसरी बात में क्या करना है, उसके बाद कह रहा है कि क्लीन करिए, इसको साफ करिए, द सरफेस ऑफ ईच सैंपल्स बाय रबरिंग देम विथ सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। क्या कह रहा है, आपने कोई सैंपल लिया, सपोज दैट मैंने आयरन लिया, आयरन लेने के बाद दूसरी बिंदु में बात ये कह रहा है कि इसको एक सैंड पेपर से क्या करिए, रबरिंग, यानी कि वो जो मेटल है उसको रगड़ करके साफ करिए, क्लीन करिए। क्या करिए, इसके सरफेस को क्लीन करिए। मैंने उसके सरफेस को रगड़ के क्या कर लिया, क्लीन कर लिया। तो उसके बाद कैसा अपीयरेंस हमको मिल रहा है इस बात को बताना है। तो जाहिर सी बात है कि कोई मेटल है, उसको मैंने सैंड पेपर से बिल्कुल रगड़ करके मैंने उसको साफ किया। साफ करने के बाद उसका जो सरफेस होगा वो थोड़ी क्लीन हो जाएगी और शाइनिंग हो जाएगी। उसकी सरफेस कैसी, शाइनिंग सरफेस बन जाएगी। इसका मतलब कि थोड़ा सा चमकदार हो गया। ठीक, मेटल के सरफेस को यदि हम रगड़ के साफ करते हैं, सैंड पेपर से दूसरे सरफेस को क्या करेंगे, रगड़ेंगे, साफ करेंगे, तो उसमें क्या होगा, एक मेटेलिक शाइनिंग आ जाएगी, मेटेलिक शाइनिंग आ जाएंगी। और ये इसका एक प्रॉपर्टीज भी है मेटल की। मेटल कैसे, मेटल हमेशा शाइनिंग होते हैं। ठीक है, जो भी मेटल होता है उनमें एक विशेष प्रकार की शाइनिंग पाई जाती है। इसी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे दिखाना है। आगे क्या कह रहा है, तो बताओ लोहा है, लोहा के मैंने देखना, लोहा जो पुराना भी लोहा है जब उसको बीच से काटते हो ग्राइंडर से तो देखना बीच से बहुत चमकदार निकलता है, यानी कि वो मेटल है। और जब उसको सरफेस को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, रगड़ेंगे, तो दूसरे सिरा कैसे होंगे, शाइनिंग सरफेस बनेगा। ठीक, इसका मतलब कि मेटल में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की शाइनिंग भी पाई जाती है। चलिए उसी तरह कापर भी है, उसमें भी शाइनिंग, क्योंकि वो भी मेटल है, और ये भी मेटल है तो इसमें भी शाइनिंग, ये भी मेटल है तो इसमें भी शाइनिंग, यानी कि जितने मेटल है तो सब में शाइनिंग पाई जाएगी। समझ में आया। चलिए आगे कह रहा है कि मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट, अपने प्योर स्टेट में हैव ए शाइनिंग सरफेस। देखिए बात को लिख भी दिया है, कह रहा है कि जब मेटल अपने प्योर स्टेट में होता है तो उनमें एक विशेष प्रकार की शाइनिंग सरफेस पाई जाती है। दिस प्रॉपर्टी, और ये ही विशेषता इज कॉल्ड, कहलाती है मेटेलिक लस्टर। अब किसी भी मेटल में यदि कोई मेटेलिक शाइनिंग पाई जा रही है तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। क्या बोलते हैं, अगर किसी भी मेटल में शाइनिंग पाई जाएगी तो हम उसे कहेंगे कि मेटेलिक लस्टर है। और उसके सरफेस पे देखिए लिखा भी है, उसके सरफेस पे विशेष प्रकार की शाइनिंग होगी, और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, मेटेलिक लस्टर। कोई भी मेटल उसमें शाइनिंग सरफेस पाई जाएंगी उसे हम क्या कहेंगे, मेटेलिक लस्टर। ठीक बात समझ में आई। यही एक्टिविटी आपको दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी करना है। पहले एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया, मेटल लिया, मेटल के एक सरफेस को मैंने रगड़ के साफ किया, देखा कि सरफेस शाइनिंग होने लगा। इसका मतलब कि इसमें मेटेलिक लस्टर है, क्योंकि ये मेटलिंग में जो भी मेटल है इसमें एक शाइनिंग सरफेस पाई जा रही है रगड़ने के बाद, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, मेटेलिक लस्टर। ठीक बात, पहले एक्टिविटी में। दूसरी एक्टिविटी में हमको क्या करना है कि तमाम जो मैंने सैंपल लिया था उस सैंपल को काटने का प्रयास करना है। जो भी सैंपल है उसको क्या करना है, काटने का, चाकू से काटने का प्रयास करना है कि कौन कौन सा सैंपल कट रहा है, कौन कौन सा नहीं कट रहा है। इस बात को देखना है, पता लगाना है, फिर इसका निष्कर्ष निकालेंगे। चलिए एक्टिविटी 3.2 में क्या कह रहा है,
कह रहा है कि छोटे छोटे टुकड़े को लीजिए ऑफ आयरन, लोहे के टुकड़े को लेना है। हमने लोहे के टुकड़े को ले लिया, एक छोटा टुकड़ा है लोहा, मैंने इसको ले लिया। कॉपर के भी टुकड़े को लेना है, एल्यूमिनियम लेना है, मैग्नीशियम लेना है, और कह रहा है कि ट्राई टू कट, और इसको काटने का प्रयास करना है। ट्राई टू कट, काटने का इसको प्रयास करना है लोहे को। दिस मेटल्स, इन मेटल को, विथ ए शार्प नाइफ, एक धारदार चाकू के साथ, यानी कि एक धारदार चाकू से इन मेटल को काटना है। एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, और अपने ऑब्जर्वेशन को लिखना है। अब आप बताओ, कोई लोहा हो, लोहे का टुकड़ा है, आपको चाकू से काटना है, तो क्या लोहे का टुकड़ा चाकू से कटेगा? नहीं कटेगा। इससे एक बात निकल के आ रही है कि जो भी मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, क्योंकि मेटल कट नहीं रहा है। कॉपर है, कॉपर को आप चाकू से काटेंगे तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। आयरन है, लोहा है, उसको चाकू से काटेंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब कि जो भी मेटल होते हैं वे हार्ड होते हैं। जो भी मेटल होते हैं कैसे होते हैं? जो भी मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। इनमें एक हार्डनेस पाई जाती है जिनके वजह से ये कट नहीं पाते हैं। तो मेटल में एक विशेष प्रकार की शाइनिंग सरफेस पाई जाती है, पहली बात मेटल में शाइनिंग सरफेस। दूसरी बात, मेटल हार्ड होते हैं क्योंकि वो आसानी से कटते नहीं हैं। समझ में आया? चलिए, यही बात आपको क्या करना है, इसमें एक्टिविटी 3.2 में आपको बताना था। अब देखिए, मेटल है, एक मेटल आपका है सोडियम Na, ये एक मेटल है, ये भी मेटल है। बाकी जितने आपके एग्जाम्पल हैं ये आसानी से कटने वाले नहीं है, चाकू से आसानी से नहीं कटेंगे। लेकिन इनमें एक मेटल ऐसा भी है सोडियम, जो कि आसानी से चाकू से कट जाता है। तो केमिस्ट्री है और इसमें एक आध दो आपको एक्सेप्शन भी पढ़ने होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि सोडियम एक ऐसा मेटल है जो आसानी से चाकू से कट जाता है। ठीक बात? लेकिन हाँ, कुछ खास बात है सोडियम के साथ, जब भी आप सोडियम को लेना है तो नम हाथों से आपको नहीं छूना है, क्योंकि ये हाथों में नमी होती है और उसके साथ तुरंत रिएक्शन कर लेगा। और ये सोडियम खतरनाक भी होता है, ऐसे खुले हवा में आप रख देंगे तो ये जलने भी लगेगा। ठीक, तो जब भी आप इसको हाथ से छुएंगे आपके हाथों में थोड़ी सी चिकनाहट और गर्माहट महसूस होगा। तो इसको जब भी आप इसका यूज करेंगे तो किसी टोंग से, चिमटे से इसको पकड़ना है, उठाना है, बहुत सावधानी के साथ। ठीक है? तो सोडियम एक ऐसा मेटल है जो आसानी से क्या हो जाता है, इजिली कटेबल होता है। ठीक है, जो भी सोडियम है वो आसानी से क्या हो जाता है, कट जाता है, कटेबल होता है, वो चाकू से आप उसको काट भी सकते हैं। चलिए, बहुत कुछ बात नहीं है इसमें। चलिए अगला एक्टिविटी देखते हैं। दो एक्टिविटी हमने देखा, दो एक्टिविटी से हमको ये पता चला कि पहली एक्टिविटी में मेटल में शाइनिंग सरफेस पाई जाती है, पहली बात। दूसरी एक्टिविटी से हमने ये पता लगाया कि जो भी मेटल होते हैं वे हार्ड होते हैं। जो भी मेटल होते हैं वे हार्ड होते हैं, वे आसानी से चाकू से कट नहीं सकते हैं, हार्ड होते हैं। पहली एक्टिविटी से हमको ये बात मिली कि मेटल में एक मेटेलिक शाइनिंग सरफेस होती है जिसे मेटेलिक लस्टर कहा जाता है। दूसरा भी हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए। चलिए अब आते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ बात भी लिखी है। दूसरे एक्टिविटी में ये बात थी कि आसानी से मेटल कट नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कंक्लूड कह रहा है कि यू विल फाइंड, आप पाएंगे दैट कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। ये देखिए, मेटल्स आर जनरली हार्ड, इसका मतलब कि मेटल सामान्य रूप से कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ये आसानी से, जब हार्ड है कोई चीज तो चाकू से तो कटना ही नहीं है उसको। तो यही बात लिखी है, कह रहा है कि द हार्डनेस वेरियस फ्रॉम मेटल, यही बात है, यानी कि जो भी मेटल है वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, उनमें हार्डनेस की वेराइटी पाई जाती है। चलिए अब एक्टिविटी हमको पढ़ना है 3.2, एक्टिविटी हमको पढ़ना है 3.3। चलिए एक्टिविटी 3.3 पढ़ते हैं। ठीक, कह रहा है कि आप लीजिए आयरन, जिंक, लेड और कॉपर। कितनी चीजें, आयरन, जिंक, लेड और कॉपर मैंने ले लिया। चलिए अब देखिए, हमने एक्टिविटी तीसरा में हम आपको बात समझा रहे हैं, क्या कह रहा है। पहली एक्टिविटी समझ में आई। पहली एक्टिविटी में ये था कि अगर किसी मेटल है उसके सरफेस को अगर हम रगड़ेंगे तो उस सरफेस से हमको एक साइन मिलेगा, मेटेलिक साइनिंग। ठीक है, साइनिंग सरफेस मिलेगी
जिसे हम बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। इसका मतलब कि मेटल में शाइनिंग सरफेस होती है, मेटल चमकदार होता है, मेटल चमकता है। दूसरी एक्टिविटी से हमने पता लगाया कि मेटल जनरली हार्ड होते हैं, वे आसानी से चाकू से कट नहीं सकते। तीसरी बात, तीसरी एक्टिविटी में आपको क्या समझाएगा, आपको कुछ सैंपल दे दिया, जैसे कि आयरन, आयरन एक सैंपल हमने लिया, इस पूरी बात हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक, हमने मेटल लिया, आयरन लिया, आयरन को हमने क्या किया कि ऐसी जगह रखा और उस पर 4 या 5 टाइम्स हैमर से उस पर बहुत तेजी से हमने वार किया। मेटल है, कोई आयरन लोहा है, उस पर 3 से 4 से 5 बार हथौड़े से मैंने उसको पीटा। जब हम पीटेंगे तो देखेंगे कि भी जो लोहा है आसानी से फैल गया है, फैल गया है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो भी मेटल होते हैं जब हम उस पर वार करेंगे, हैमर से जब उस पर चोट मारेंगे तो वो क्या होगा, लोहा फैल जाएगा, जैसे था वैसे नहीं रहेगा, वो अपना स्टेट बदल लेगा और एक चादर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि ये भी एक उसकी क्या है, विशेष प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैलिएबल। किसी भी मेटल को हथौड़े से पीट पीट कर एक थीन चादर में बदल देना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैलिएबिलिटी। क्या कहलाएगा, यानी कि वो जो लोहा है उनमें जो भी मेटल्स होते हैं उनमें मैलिएबल की गुण पाई जाती है, एक मैलिएबल की प्रॉपर्टी होती है। समझ में आया। तीसरी एक्टिविटी में हमको यही बात कह रहा था, देखो क्या कह रहा था, 4 या 5 टाइम्स क्या करना है, एक हथौड़े के साथ आपको इस पे चोट मारना है और आपको बताना है, क्या बताना है, रिपीट द, और यही एक्टिविटी सबके साथ करना है। सबके साथ जब हम पीटेंगे तो सब क्या होंगे, अपने स्टेट को बदलते जाएंगे और एक थीन चादर में बदल जाएगा, और ये कहलाएगा मैलिबिलिटी। और उस मेटल में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे बोलते हैं मैलिएबल। यानी कि कोई भी मेटल है वो क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब यदि उसको पीटेंगे तो पीट पीट कर एक पतली चादर में उसको बदल देंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ये जो मेटल है वो मैलिएबल है। ठीक बात समझ में आया, मैलिएबल समझ में आया। किसी भी धातु को पीट कर एक पतली थीन लेयर में कन्वर्ट कर देना कहलाता है मैलिएबिलिटी। ठीक, चलिए यहाँ पे कैलकुलेट, जो भी यहाँ पे बात है कंक्लूड है, इसको समझ जाते हैं। कह रहा है कि आप पाएंगे कि कुछ मेटल्स कैन बी बीटन इनटू ए थीन शीट, एक पतली चादर में बदल जाते हैं, जब उसको पीटा जाता है तो एक पतली चादर में बदल जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, मैलिएबिलिटी कहलाती है। उसके बाद कह रहा है कि डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल। देखिए क्या कह रहा है, बात समझिए। कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि गोल्ड और सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल। इसका मतलब कि मैलिएबल, अब मैलिएबल क्या है, मैंने बताया कि अगर उस पर वार करेंगे तो उसको पतली चादर में बदला जा सकेगा, इसी को तो बोलते हैं मैलिएबिलिटी। और उस मेटल में मैलिएबल की गुण पाई जा रही है, प्रॉपर्टी है, तभी तो मैलिएबिलिटी बन रहा है। इसका मतलब, बात कर लो, बोल दो क्लास ले रहा है। ठीक है, तो एक बात बता रहा है कि गोल्ड और सिल्वर ये दो ऐसे मेटल होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा मैलिएबिलिटी पाई जाती है। यानी कि जब इसको पीटेंगे तो बहुत ज्यादा फैलाव होता है गोल्ड और किसमें, सिल्वर में। आई बात समझ में। चलिए अब एक्टिविटी हमको पढ़ना है 3.4। आप ये बात समझ में आया कि मैलिएबल क्या होते हैं, किसी भी मेटल की एक विशेष प्रॉपर्टी होती है मैलिएबल, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। यानी कि कोई मेटल है, अगर इस पे हम वार करेंगे पीट पीट कर एक थीन लेयर में बदल देते हैं, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। चलिए अब एक्टिविटी हम चौथा देखते हैं। कह रहा है कि लिस्ट द मेटल हुज वायर यू हैव सीन इन डेली लाइफ। कह रहा है कि आप ऐसी चीज बताइए जिसकी तार, पतली तार आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कॉपर का आपने तार देखा है, पतली पतली। आप जो घरों में जो तार यूज होता है आप उसमें देखे होंगे कि 8, 10, 15, 20 कॉपर की पतली पतली तार है और एक समूह में रख के एक वायर बनाया जाता है। उसमें से एक आप कॉपर की जो कॉपर है कि जो तार है आप उसको खींच लीजिए, देखिए कितनी पतली है वो। ठीक है, तो आपने देखा है, तो हाँ मैंने देखा है कॉपर की पतली तार। चलिए अब देखिए एक बात है, कह रहे कि द एबिलिटी ऑफ मेटल्स, मेटल की यह योग्यता टू बी ड्रॉन
ड्रान का मतलब होता है खींचा जाना, ठीक है, इनटू ए थीन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी समझ में आया, उसको पीट के चादर बना देंगे तो मैलिएबिलिटी। अब एक बात आ रहा है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब हो गया कि अगर कोई मेटल है उसको इतनी खींचिए, उसको खींच खींच के पतली तार में खींच के बड़ा कर देना, ये कहलाता है डक्टिलिटी। यानी कि कोई मेटल है उसको इतना खींचेंगे कि पतला पतला धागे के रूप में बन जाए, हम उसे कहेंगे डक्टिलिटी। समझ में आया? मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी मेटल की विशेष फंक्शन है, ठीक है, विशेष फंक्शन प्रॉपर्टी भी है, विशेष प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या क्या उसमें? मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। आया समझ में? कह रहा है कि अब देखो, अब इसमें से सबसे ज्यादा गोल्ड, जो गोल्ड एक मेटल है, इसमें सबसे ज्यादा डक्टिलिटी पाई जाती है। और नीचे ऊपर पढ़े भी थे कि गोल्ड और सिल्वर एक ऐसे मेटल हैं जिनमें सबसे ज्यादा मैलिएबिलिटी पाई जाती है। तो गोल्ड और सिल्वर में सबसे ज्यादा मैलिएबिलिटी भी पाई जाती है और गोल्ड में सबसे ज्यादा डक्टिलिटी भी पाई जाती है। अब डक्टिलिटी क्या है? उसको खींचकर पतले तार में बदल देने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? डक्टिलिटी। पीट कर पतले चादर में बदल देने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? मैलिएबिलिटी। ठीक है। अब देखिए, गोल्ड एक ऐसा मेटल है कि 1 ग्राम गोल्ड से, 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबी धागा खींच सकते हैं। देखिए कितनी आश्चर्य की बात है, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं, ठीक है। और यही बात यहाँ पे बता भी रहा है कि कोई भी ये मेटल की विशेष प्रॉपर्टी भी है कि क्या है उसमें, एक मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी आपको बता दिया गया है। दूसरा टर्म आ रहा है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब किसी भी मेटल को खींचकर पतली वायर में बदल देना डक्टिलिटी कहलाता है। मैंने आपको बताया एक एग्जांपल, गोल्ड एक ऐसा मेटल है कि 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर तक लंबी थीन वायर बनाई जा सकती है। अब आप सोचिए, सिर्फ 1 ग्राम सोना कितना छोटा यूनिट है और उससे कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर लंबा धागा बनाया जा सकता है। इसका मतलब कि इसमें सबसे ज्यादा डक्टिलिटी की क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है। चलिए आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। चलिए, कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रान, खींचा जाना, इनटू ए थीन वायर, पतली पतली धागों के रूप में, इज कॉल्ड, कहलाता है डक्टिलिटी। समझ में आया? मेटल को पतले वायर में खींच के बदल देना क्या कहलाएगा? डक्टिलिटी। इसी तरह मैलिएबिलिटी बताए थे, किसी भी मेटल को पीट पीट कर थीन लेयर में क्या कर देना, थीन सीट में बदल देना, पतली चादर में बदल देना, ये कहलाएगी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दो विशेष प्रॉपर्टी है मेटल की, आप हमेशा इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ये मैंने आपको बात बताया भी, क्योंकि 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा धागा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे बात लिखा भी है कि गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है, यानी कि उसमें सबसे ज्यादा लंबा खींचा जा सकता है। ठीक है। यू विल बी सरप्राइज्ड, आप आश्चर्य होंगे तो नो जानकर दैट की ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रान फ्रॉम 1 ग्राम गोल्ड। देखो यहाँ पे बात लिखा भी है, कह रहा है कि 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से क्या किया जा सकता है? कैन बी ड्रान लेंथ, यानी कि 2 किलोमीटर लंबाई का क्या किया, कैन बी ड्रान, खींचा जा सकता है, फ्रॉम 1 ग्राम गोल्ड। ठीक है, 2 किलोमीटर लंबा, अबाउट ऑफ एक तार की लगभग 2 किलोमीटर लंबा क्या किया जा सकता है? खींचा जा सकता है। कितने ग्राम से? 1 ग्राम सोने से। अब सोचो, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा धागा बनाया जा सकता है। इसका मतलब गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है। अब देखो, कह रहा कि इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, ऑफ देयर मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। अब देखो, हमारे आवश्यकता के अनुसार गोल्ड को अलग अलग शेप में बदल भी लिया जाता है। गोल्ड है, महिलाएं बहुत सारे उसको जेवर बनाती हैं, कोई कान में का, कोई नाक में का, कोई गले का हार बनवाता है। इसका मतलब कि जो गोल्ड है उसको हम लोग अपने आवश्यकता के अनुसार उसको चीजें बनवा लेते हैं। कोई कान में का बनवा लेता है, तो कोई गले का हार बनवा लेता है।
ठीक है, कोई नाक में पहनने के लिए बनवा लेता है, यानी कि गोल्ड को हम लोग ज्वेलर में भी यूज करते हैं और ज्वेलर में उसकी तरह तरह की डिजाइनें बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, हार की 100 वेराइटियां हैं, इसका मतलब कि उसको पीट के उसका आकार हम लोग चाहें तो जब जैसे चाहें अपनी आवश्यकता के अनुसार उसके शेप और साइज को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो यही बात ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी के वजह से ही। अब आप बताओ, अगर ऐसा कोई मेटल हो जो बहुत हार्ड हो, ना वो मैलिएबल हो ना डक्टाइल हो, तो क्या ऐसे मेटल को आप अपने आवश्यकता के अनुसार उसके शेप और साइज में आप बदल सकते हैं? नहीं होगा, क्योंकि वो डक्टाइल नहीं है, मैलिएबल नहीं है। जब डक्टाइल नहीं होगा, मैलिएबल नहीं होगा, तो उसको तो ना आप पीट सकते हैं, ना पीट के उसका आप थीन सीट में बदल पाएंगे, ना अगर डक्टाइल नहीं होगा तो पतले वायर में नहीं बदल पाएंगे, यानी कि उसके शेप और साइज में चेंज नहीं आएगा। जब शेप और साइज में चेंज नहीं आएगा तो कहां से ज्वेलर बनवा पाएंगे? नहीं हो पाएगा ऐसा। तो इसीलिए अगर कोई मेटल शेप और साइज में बदल जा रहा है, इसका मतलब कि उसमें दो विशेष प्रॉपर्टी पाई जा रही है, पहले की मैलिएबिलिटी और दूसरी डक्टिलिटी। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो यही बात कह रहा है कि इसके मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के कारण, ठीक है, इस मेटल का कैन बी गिवन डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप में बनाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, अपने आवश्यकता के अनुसार। चलिए, अब कह रहा है कि कैन यू नेम सम मेटल, क्या आप कुछ मेटल्स के नाम को बता सकते हैं, दैट जो आर यूज्ड, जो प्रयोग होता है फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल, खाने बनाने के जो बर्तन होते हैं उसमें कुछ मेटल यूज होते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा मेटल है? तो जाहिर सी बात है कि स्टील है। स्टील भी एक प्रकार का मेटल है, जिसके हमारे घरों में पीतल है, ये जो कापर है, पीतल का बर्तन भी हम लोग यूज करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, मेटल है। तो तमाम कुकिंग वेसल है हमारे पास, पीतल का थाली आता है, पीतल का लोटा आता है, तो पीतल एक प्रकार का क्या है, कॉपर है, कॉपर एक प्रकार का मेटल है, तो मेटल के तो बर्तन बन ही रहे हैं। ठीक बात। मेटल का ज्वेलर भी बन रहा है अपने आवश्यकता अनुसार, मेटल के हम लोग बर्तन भी बना रहे हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाई दिस मेटल आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल, और ये खाने बनाने के लिए क्यों प्रयोग होते हैं? लेट अस डू, चलो हम बताएंगे, जानेंगे, करेंगे द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट देम आंसर, और इसका आंसर पता लगाने के लिए हमको निम्नलिखित एक्टिविटी करना पड़ेगा। तो आज हम लोग 4 एक्टिविटी कर ली। अब ये देखिए, एक सवाल यहाँ पे पूछा है, कह रहा है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि व्हाई दिस मेटल्स आर यूज्ड, ये मेटल का क्यों प्रयोग होता है फॉर मेकिंग वेसल, बर्तन बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए इसका, इस मेटल का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर हमको नीचे एक्टिविटी में मिलेगा। तो हम जब नीचे एक्टिविटी पढ़ेंगे तो हमको क्या होगा, ये सारा क्वेश्चन का हमको जवाब मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। चलिए, एक्टिविटी हमको पढ़ना है 3.5। ठीक है, तो एक्टिविटी 3.5 बाकी की नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्टिविटी 3.5। थैंक यू।